नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और आज हम करेंगे सामान्य अध्ययन का 41वां टेस्ट। सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए आज का जीके का टेस्ट देने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका आज 41वां टेस्ट होगा जीके का। तो चलिए बच्चा, जल्दी से सभी तैयार हो जाइए। और यह हमारे चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे होता है। तो जिस बच्चे को ना पता हो, सभी डेली रात 8:30 बजे अपना जीके का टेस्ट दे दिया करो। चलिए, सवाल नंबर पहला। भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए, यानी जो किसान सोयाबीन उगाते हैं, सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल, जिसे आम तौर पर सोया चौपाल भी कहते हैं, किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। सोया चौपाल किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। भारतीय स्टेट बैंक, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर आईटीसी। जो जो विद्यार्थी जुड़ चुका है सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। आज हमारा जीके का 41वां टेस्ट है। तो सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल, जिसे सोया चौपाल भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईटीसी द्वारा चलाई गई एक पहल है। ये आईटीसी एक संस्था है जो फूड वगैरह चीजों पे काम करती है। आईटीसी। सवाल नंबर 2। सूर्यमुखी, जिसे तुम सूरजमुखी भी कहते हो, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। दोमट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी। सूरजमुखी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। दोमट, शुष्क, जलोढ़ या रेगुर, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है यहां पर, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। सवाल नंबर 3। कहां धान की खेती के लिए तीन तीन मौसम पाए जाते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइए। कहां पर धान की खेती के लिए तीन तीन मौसम पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, यानी केरल का जो तट है, या फिर तटवर्ती तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का जो तट है। अब बताओ, धान की खेती के लिए तीन तीन मौसम, जैसे हमारे यहाँ तो नॉर्मली एक ही मौसम होता है जिसमें धान उगाए जाते हैं, लेकिन तीन तीन मौसम पाए जाते हैं कहां पर बच्चे। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी। आइए सवाल नंबर 4 की ओर। ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है आपका। सभी बच्चे ध्यान से अपना टेस्ट दीजिएगा। टोडा जनजाति कहां निवास करती है। टोडा जनजाति अरावली श्रेणी में, शिवालिक पर्वत श्रेणी में, नीलगिरी श्रेणी में या कैमूर श्रेणी में। बताइए टोडा जनजाति कहां निवास करती है। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जो जो बच्चा जुड़ चुका है सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। करो तैयारी जीत की। टोडा जनजाति कहां रहती है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, जो भारत के सबसे दक्षिण में है, नीलगिरी, तमिलनाडु में। सवाल नंबर 5। स्मार्ट जेल क्या होता है। स्मार्ट जेल किसे कहते हैं। एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए स्मार्ट जेल क्या होता है, किसे कहते हैं स्मार्ट जेल। पढ़ा है किसी ने ये सवाल आज तक। कमेंट करके अपना सही जवाब दो भाई। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। सभी याद रखना स्मार्ट जेल। सवाल नंबर 6। भोजशाला मंदिर किसकी मूर्ति है। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है रेलवे की परीक्षाओं में। जल्दी से बताइएगा, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। बताइए जल्दी से। मैं देखता हूं कितने लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे आज। भोजशाला मंदिर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो मंदिर है भोजशाला, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है बच्चे।
सभी लोग याद रखना, आज ही इसको ये तैयार कर लो। देखो, जो भोजशाला मंदिर है ये आपका कहां पर स्थित है बच्चे? ये राजा भोज द्वारा बनाया गया था मध्य प्रदेश में। सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, भोजशाला मंदिर राजा भोज द्वारा बनाया गया था, संस्कृत का अध्ययन केंद्र होता था ये, और ये सरस्वती माता का मंदिर है। ठीक है बच्चे, तो भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? सरस्वती माता की मूर्ति है, मध्य प्रदेश में है ये। संस्कृत अध्ययन का केंद्र हुआ करता था और ये राजा भोज द्वारा बनाया गया। सवाल नंबर 7, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश पर राज किया? किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया है? बताइए जल्दी। क्या होगा इसका सही जवाब? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? सही सही जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी बता दो भाई बच्चा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? तो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका तुगलक वंश हो जाता है, सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। 1920 में लाहौर से कौन सा समाचार पत्र आरंभ या प्रारंभ किया गया था? वीर अर्जुन, वंदे मातरम, अखंड भारत या पीपल? जल्दी से सही जवाब बताइए इसका, क्या हो जाएगा? सभी लोग अपना जल्दी से कमेंट करिएगा सही सही। चलिए, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका वंदे मातरम हो जाएगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए अब जल्दी से सवाल नंबर 9 की ओर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आप देखना, रेलवे की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ये सभी जीके के वो प्रश्न हैं जो देखने में तो लगते हैं पढ़े हुए, लेकिन उनके आंसर मौके पर याद नहीं आते। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, औरंगजेब। सवाल नंबर 10, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है, अवेलेबल है? भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन अवेलेबल है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या थोरियम? कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या थोरियम? तो सभी जानते हैं थोरियम इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थोरियम। सवाल नंबर 11, आई लैंडिंग व्यवस्था किससे संबंधित है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आई लैंडिंग व्यवस्था किससे संबंधित है? कृषि से, द्वीप से, समुद्र से या बिजली से? बताइए, आई लैंडिंग व्यवस्था किससे संबंधित है? कृषि से, द्वीप, समुद्र या बिजली? तो याद रखिएगा, आई लैंडिंग व्यवस्था ये बिजली बिजली के जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं ना, ये उधर होती है आई लैंडिंग व्यवस्था। याद रखना, बिजली से संबंधित है आई लैंडिंग व्यवस्था। सवाल नंबर 12, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए? इनमें से कौन से विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए थे? बताइए। 42वें संशोधन 1976 द्वारा कौन से विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए? आप है रेनबो गुरु के साथ, करो तैयारी जीत की। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा
परिवार नियोजन, वन और शिक्षा, तीनों के तीनों जोड़े गए थे समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची मतलब जहां पर जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के महत्व का होने के कारण केंद्र की बात मानी जाती है। ठीक है बच्चे, तो यह सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13, बताइए किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? बताओ जल्दी से, किन दो श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी वर्तमान में स्थित है? जल्दी से बताइए, किन दो श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, वरहत हिमालय व पीर पंजाल, वरहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। बताओ जल्दी से, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास है ये। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वरहत हिमालय व पीर पंजाल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वरहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। सवाल नंबर 14, इसका नाम है हुदहुद चक्रवात। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसमें गलत टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हुदहुद चक्रवात है। हुदहुद चक्रवात भारत के किस तटीय क्षेत्र में आया था, जिसने बहुत नुकसान किया था? ये कई वर्षों पहले आया था, पर परीक्षा में आ सकता है। हुदहुद चक्रवात का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताइए जल्दी से। हुदहुद चक्रवात आंध्र प्रदेश, चेन्नई, केरल या फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल। हुदहुद चक्रवात देखो, ये 2014 में आया था और बड़ी तबाही मचाई थी इसने। कहां पर? पहले ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश में। याद रखना, पीडीएफ में मैं इसको टिक कर दूंगा। हुदहुद चक्रवात आंध्र प्रदेश में आया था 2014 में। सवाल नंबर 15, निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? एक पुर्तगाली यात्री, एक प्रसिद्ध चित्रकार, एक ईरानी यात्री, या इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? बताइए निकोलो कोंटी कौन था? सही सही जवाब देगा प्रत्येक बच्चा हमारा। और कल संडे है, कल क्लास की छुट्टी रहती है। जिस भी बच्चे ने पहले की क्लास ना देखी हो, पहले टेस्ट ना दे रखे हो, बाबू एक एक टेस्ट दे लो आप। सभी बच्चे एक एक टेस्ट को अच्छे से देंगे, ठीक है ना? तो निकोलो कोंटी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यात्रा की थी। सवाल नंबर 16, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? जल्दी बताइए। यूपी का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक ना लाइक किया हो, जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में है। इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ। सवाल नंबर 17 पर आइए जल्दी से भाई। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। चलिए ठीक है बच्चे, हुंडरू जलप्रपात लिखा हुआ है ये। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा झारखंड। ये हुंडरू जलप्रपात है।
कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आइए सवाल नंबर 18 की ओर। अयोध्या और संभल जिले है ना ये यूपी में, इनमें मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइएगा। अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर? बताइए जल्दी से, सभी लोग बिल्कुल सुपर फास्ट कमेंट करिएगा अपने। अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर? तो सभी जानते हैं जहांगीर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, बाबर। आइए सवाल नंबर 19। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो क्रांति, बिल्कुल क्रांति आएगी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या इन सभी से? बताइएगा, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी से। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी से संबंधित है। सवाल नंबर 20। भील जाति कहां पाई जाती है? सवाल नंबर 20, बताइए जल्दी से, भील जाति कहां पाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या महाराष्ट्र? भील जाति कहां पाई जाती है? चलिए, तो भील जाति कहां पाई जाती है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। आइए सवाल नंबर 21। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिसने भी नाम सुना हो तो बताइए। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जल्दी बताइए। कांच उद्योग में, इस्पात उद्योग में, उर्वरक उद्योग यानी जो खाद बनता है, खाद उद्योग, उर्वरक उद्योग जिसे कहते हैं, या फिर सीमेंट उद्योग में? बताओ रॉक फॉस्फेट। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, गलती होने के चांस इसके 100% होते हैं। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से तैयार करिएगा। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? देखो सुनो बड़े ध्यान से, जो जैविक खाद बनाया जाता है ना, जैविक खाद, जैविक खाद के लिए गोबर तथा रॉक फॉस्फेट को मिलाया जाता है। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब जैविक खाद बनाया जाता है तो गोबर को रॉक फॉस्फेट के साथ मिलाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी आज इसी सवाल को तैयार करेंगे कि रॉक फॉस्फेट गोबर के साथ मिलकर जैविक खाद बनाता है। याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 22। पहली खनिज नीति कब आई? पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? जल्दी अपना सही जवाब दीजिए। 15 अगस्त 1947, 15 फरवरी 1965, 30 दिसंबर 1963 या 29 दिसंबर 1998? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। पहली खनिज नीति, इसका सही जवाब मैं ही तुम्हें बता देता हूं, 29 दिसंबर 1998, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 29 दिसंबर 1998। सवाल नंबर 23। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? बांदा और चित्रकूट में, ललितपुर और झांसी में, महोबा और हमीरपुर में, या फिर मिर्जापुर और सोनभद्र में? बताइए, सबसे ऊंची पहाड़ियां उत्तर प्रदेश की सोनाकर एवं कैमूर है, कहां कहां स्थित है? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट है। लाइक कर दो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को, और जो जो अभी क्लास के साथ जुड़ा हो सभी का हार्दिक स्वागत है।
तो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों नाम याद रखिएगा। सोनाकर और कैमूर पहाड़ी मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है, यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। बताइए सवाल नंबर 24 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया था? झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, जो अपने साथ तलवार रखती थी, ठीक है ना, घोड़े पर चलती थी, सभी ने देखा होगा पिक्चर में उनको या फोटो में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, आत्माराम पांडुरंग या कैप्टन नील? जल्दी बताइएगा, किसके साथ मिलकर कब्जा किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया? जल्दी जल्दी सोचिएगा। झांसी की रानी, चलिए, तो झांसी की रानी ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया? इस सवाल का सही जवाब आप लगा के आएंगे तात्या टोपे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है, तात्या टोपे। सवाल नंबर 25, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 साल में कुल कितने मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 वर्षों में कुल कितने मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे? 8, 9, 10 या 11? 8, 9, 10 या फिर 11? बताइए जल्दी से। 8, 9, 10 या 11? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी जब 50 वर्षों में, मृत्यु के बाद 50 वर्षों तक, याद रखिएगा, 8 मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। क्या सही जवाब होगा इसका? 8, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 26, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? भातखंडे संगीत संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भातखंडे संगीत संस्थान किस स्थान पर है? इलाहाबाद, पीलीभीत, वाराणसी, लखनऊ? इलाहाबाद, पीलीभीत, वाराणसी या फिर लखनऊ? सभी विद्यार्थी सुपरफास्ट कमेंट करिए अपने। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना उत्तर ना दे रहा हो। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी अपना कमेंट करेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी का बिल्कुल सही है, लखनऊ। सवाल नंबर 27, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बताइए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर? बताइए जल्दी, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर? सभी के सामने सवाल नंबर 27 लगा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर रांची हो जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 28, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से या जिला मार्ग से? 40% सड़क पे परिवहन जो होता है वो किससे होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 29, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक? बताइए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था सबसे पहले किस भारतीय ने? तो इस सवाल का सही आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था किसने सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी ने। बताइए, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ? भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? पद्माबाई, रानाडे, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, सरोजनी नायडू? केवल 10 सवाल आपके बचे हैं, 30 सवाल हमारे पूरे हो चुके हैं टेस्ट के। नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ?
नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ? पद्माबाई रानाडे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पद्माबाई रानाडे। आइए सवाल नंबर 31 की ओर। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये कहां है याद रखना। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ठीक है बच्चे। और आगरा में ये किसने बनवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे इसको तैयार रखिएगा। एतमाउद्दौला का मकबरा सभी याद रखना, नूरजहां ने बनवाया था, इनकी बेटी नूरजहां ने। ठीक है बच्चे। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। सवाल नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? एंटी फ्रीज, जो फ्रीज नहीं होने दे, फ्रीज मने जमना। किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के लिए किया जाता है? एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, आइसोप्रीन अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल? बताओ किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और जो जो बच्चा भी जुड़ा है जल्दी से क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। आज बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट है, करंट इसका जीके का 41वां। तो मैथिल अल्कोहल इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो जो बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सीरियस है, इस साल अपना पेपर पास करना चाहता है, डेली टेस्ट दिया करो। 35 से 40 मिनट का टेस्ट होता है ये आपका डेली। ठीक है ना? डेली टेस्ट दिया करो अपना। तो मैथिल अल्कोहल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 33। विद्युत चुंबक किससे तैयार की जाती है? पीतल से, कोबाल्ट से, नरम लोहे से या इस्पात लोहे से? सभी बच्चे क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और जिसने अभी तक हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोज रात 8:30 बजे सामान्य अध्ययन का टेस्ट होता है। सभी अपनी तैयारी को बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हो आप। विद्युत चुंबक किससे तैयार की जाती है? तो नरम लोहे से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार की जाती है। पीडीएफ आपको नीचे मिली जाती है डेली। जिसने पीडीएफ ना डाउनलोड की हो, सभी जीके की क्लासों में नीचे पीडीएफ लगी हुई है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। सवाल नंबर 34। केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? गुर्दा, फेफड़े, ज्वाला कोशिकाएं या नेफ्रिडिया? केंचुए के उत्सर्जी अंग की बात मैं कर रहा हूं, जल्दी बताइए। तो नेफ्रिडिया इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है बच्चे नेफ्रिडिया, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 35। ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है? ग्रेट चैनल पृथक करना, अलग करता है श्रीलंका को भारत से। गलत जवाब है, बिल्कुल भी नहीं करता। पाक जल संधि है हम इन दोनों के बीच में। तो चलो आगे देखो। लक्षद्वीप को मालदीव से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से या फिर ग्रेट निकोबार को जावा से? बताइए। ग्रेट चैनल पृथक करता है, किसको किससे अलग करता है ग्रेट चैनल? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी तैयार रखिएगा इसे। जल्दी से सही सही जवाब अपना टाइप करिए, पढ़ लो ध्यान से। श्रीलंका को भारत से, लक्षद्वीप को मालदीव से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से या ग्रेट निकोबार को जावा से? ग्रेट चैनल किसे किसे अलग करता है? तो सभी याद रखना, ये ग्रेट चैनल जो है ना, ये ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किससे? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। अब बताओ इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है या किसके बीच में स्थित है? इंग्लिश चैनल सवाल नंबर 36। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच? इंग्लिश चैनल की बात हो रही है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा?
चलिए भाई, इंग्लिश चैनल स्थित है डैश, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, बेल्जियम और इंग्लैंड, या इंग्लैंड एवं हॉलैंड। तो याद रखना, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। सवाल नंबर 37, विजय स्तंभ कहाँ है? जल्दी बताइए, दिल्ली, झांसी, सीकरी या चित्तौड़गढ़? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, झांसी में, सीकरी में या चित्तौड़गढ़ में? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, सीकरी या चित्तौड़गढ़? जल्दी बताइएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिसने बताया बिल्कुल सही हो जाता है आपका सवाल नंबर 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सवाल नंबर 38 पॉलिटी का इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? फिर देख लो सवाल को भाई, किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र अगर घोषित करना हो तो यह अधिकार किसके पास है? क्योंकि फिर उन्हें आरक्षण मिलने लगता है। तो ये उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास है? ये अधिकार किसके पास है? बताइए। देख लो भाई, जल्दी जल्दी अपना सही जवाब देते रहिए बच्चा। ध्यान से सुनिएगा, ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। डी ऑप्शन जिसने दिया बिल्कुल करेक्ट दिया, राष्ट्रपति। सवाल नंबर 39, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? LIC की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1950, 1964 या फिर 1956? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? देखता हूं कितने विद्यार्थी इस सवाल का करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। LIC की स्थापना कब हुई? तो 1956 जिसने बताया बिल्कुल सही बताया। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। और ये है आज के टेस्ट का सवाल नंबर 40, आखिरी सवाल। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? जापान की सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? ग्रे बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक या फिर ब्लू बुक? बताओ, जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? सही सही जवाब दीजिएगा। तो मैं बता देता हूं, ग्रे बुक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को ग्रे बुक के नाम से जाना जाता है। तो आज का टेस्ट यहां पर समाप्त हो जाता है। आज का टेस्ट सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके मुझे बताइएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को ना लाइक किया हो जरूर कर दीजिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे टेस्ट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारे चैनल पर यह टेस्ट रोजाना रात 8:30 बजे या फिर 8:45 पर होता है, या तो 8:30 बजे या 8:45 पर। तो सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सभी अपना ध्यान रखिए। टेस्ट कैसा लगा जरूर बताकर जाइएगा। कल संडे है, कल की टेस्ट की छुट्टी रहेगी। बाकी 6 के 6 दिन टेस्ट होता है 40-40 सवालों का, यानी एक हफ्ते में लगभग 240 सवाल आपके जीके के तैयार हो जाते हैं। देखो तो एक महीने में कितने होंगे और 2 महीने में कितने होंगे। तो ऐसी तैयारी करते रहिए, बने रहिएगा रेनबो गुरु के साथ। करो तैयारी जीत की।